इस कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि हजारों सालों पहले राजा एडलन के दौर में अटलांटिस के 7 यूनाइटेड किंगडम हुआ करते थे, जिनमें एक ब्लैक सिटी थी जिसका नाम नेक्रेस था। वो सभी लोगों के लिए अभिशाप थी। वहाँ का तानाशाह कोडेक्स था। वो एक बहुत ही खतरनाक एलिमेंट ओरिकेलकम की मदद से सभी राज्यों से ज्यादा पावरफुल बनता जा रहा था, पर इसकी दुनिया को बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ रही थी, क्योंकि ओरिकेलकम के इस्तेमाल से जमीन और समुद्र में जहर घुल रहा था। साथ ही कोडेक्स पर भी इस ओरिकेलकम का असर हो रहा था। कोडेक्स राजा एडलन का भाई था, इसीलिए एडलन ने उसे ओरिकेलकम का इस्तेमाल करने से मना कर दिया। पर वो सत्ता और शक्ति की चाह में अंधा हो चुका था। उसे लगने लगा कि उसका भाई एडलन उसकी शक्ति छीनना चाहता है, इसीलिए उसने डार्क मैजिक और ओरिकेलकम का इस्तेमाल करके एक शैतानी ताकतों वाला ब्लैक टाइडेंट बनाया, जिससे अपने शहर के सभी लोगों और खुद को शैतान में बदल दिया और एडलन की सेना पर हमला कर दिया, जिससे दोनों भाई में जंग छिड़ी। पर एडलन ने ब्लैक ट्राइडेंट को तोड़कर कोडेक्स को हरा दिया और शैतानों की सेना के साथ उसे भी अपने ब्लड स्पेल से हमेशा के लिए सील कर दिया, ताकि कोडेक्स ही काली शक्तियों को कोई हासिल ना कर सके। अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है और हम एक समुद्री जहाज को देखते हैं, जिसके ऊपर कुछ पायरेट्स ने कब्जा कर रखा था और शिप के लोगों को बंदी बनाकर उन्हें टॉर्चर कर रहे थे। अगले पल वहाँ पर एक्वामैन अपने सी हॉर्स पर बैठकर आ जाता है, जो पायरेट्स को बुरी तरह से मारकर समुद्री जहाज को उनके कब्जे से आजाद करा देता है। इसके बाद आर्थर हमें बताता है कि उसने कुछ सालों पहले अपने भाई ओम को जमीन पर हमला करने से रोका था, जिससे ओम को कैद कर लिया गया और वो अटलांटिस का नया राजा बन गया। शुरुआत में आर्थर अटलांटिस का राजा बनकर काफी खुश था, लेकिन जल्दी उसे पता चला कि राजा बनना काफी ज्यादा बोरिंग काम है, क्योंकि राजा बनने के बाद राज्य के लोगों की प्रॉब्लम को सुनकर उन्हें दूर करना होता है, जो आर्थर को बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि उसे सिर्फ फाइट करने में मजा आता था। अटलांटिस में कुछ बड़े अधिकारियों की एक टीम भी थी, जो आर्थर के द्वारा लिए गए हर फैसले का विरोध करती थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि आर्थर एक अच्छा राजा नहीं है और उसके द्वारा लिए गए फैसले हमेशा गलत होते हैं। आर्थर इन सब से ऊब चुका था। आर्थर ने 4 साल पहले मेरा से शादी कर ली थी, जिससे अब उनका एक बेटा भी हो चुका था। आर्थर अपने परिवार के साथ समुद्र के बाहर अपने डेड के घर में रहता था। उसे अपने बेटे के साथ टाइम स्पेंड करना काफी अच्छा लगता था। मेरा के घर पर न होने के दौरान आर्थर को अपने बेटे का ख्याल रखना पड़ता है, जो आर्थर के लिए काफी चैलेंजिंग काम था, लेकिन आर्थर फिर भी किसी तरह मैनेज कर रहा था। एक दिन जब आर्थर अपने फादर के साथ बैठकर कोल्ड ड्रिंक पी रहा था, तो देखता है कि उसका बेटा एक्वेरियम में मौजूद मछलियों से साउंड वेव के जरिए बातें कर रहा है। आर्थर ये देखकर बहुत खुश होता है कि उसके बेटे में भी उसकी तरह सुपर पावर है। अगले सीन में हम अंटार्कटिका के बर्फीले इलाके में कुछ साइंटिस्ट को देखते हैं, जो ब्लैक मेंटा के साथ मिलकर अटलांटिस टेक्नोलॉजी को ढूंढ रहे थे, क्योंकि पिछली लड़ाई में आर्थर ने ब्लैक मेंटा के पावर सूट को बर्बाद कर दिया था और वो सूट अटलांटिस के हथियारों से बना था, इसलिए उसे अटलांटिस टेक्नोलॉजी की तलाश थी ताकि वो अपने सूट को रिपेयर कर सके। पर सालों तक ढूंढने के बावजूद भी उन्हें कुछ अटलांटिस टेक्नोलॉजी नहीं मिल रही थी। पर ब्लैक मेंटा अपने साथी साइंटिस्ट को ये खोज जारी रखने को कहता है। अगले सीन में हम अंटार्कटिका के बर्फीले इलाके में डॉक्टर स्टीफन को देखते हैं, जो ब्लैक मेंटा के साथ मिलकर अटलांटिस टेक्नोलॉजी को ढूंढ रहा था। स्टीफन अंटार्कटिका में स्टडी करने वाले अपने असिस्टेंट के पास पहुंचता है, जो उसे बताता है कि उस जगह के बर्फ के नीचे से स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिल रहे हैं। डॉक्टर स्टीफन ये सुनकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन अगले ही पल उस जगह की बर्फ टूटने लगती है और डॉक्टर स्टीफन अपने असिस्टेंट के साथ नीचे गिर जाते हैं। बर्फ के नीचे गिरने के बाद डॉक्टर शीन फ्लेयर जलाकर देखते हैं। वो एक काफी पुरानी गुफा थी। उस गुफा के अंदर एक अजीब सा जायंट मॉन्स्टर मौजूद था, जो अपने बड़े टेंटिकल से डॉक्टर और उनके असिस्टेंट के ऊपर हमला करने लगता है। वो असिस्टेंट को खींचकर अपने साथ बर्फ की गुफा के अंदर ले जाता है। डॉक्टर स्टीफन ये देखकर बुरी तरह से डरे हुए थे। कुछ समय बाद वहाँ पर ब्लैक मेंटा भी अपनी टीम के साथ डॉक्टर स्टीफन की मदद के लिए आ जाता है और वो सभी उस गुफा के अंदर जाते हैं। अंदर जाने पर वो देखते हैं कि वो किसी पुराने राज्य का किला था, जो काफी लंबे समय से बर्फ में जमा हुआ था, जो दरअसल नेक्रेस सिटी थी, जहाँ के लोगों को एडलन ने सील कर दिया था। पर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बर्फ पिघल रही थी, जिससे नेक्रेस के जमे हुए हिस्से बाहर आ रहे थे। ब्लैक मेंटा नोटिस करता है कि वो जीव नीचे पानी में गया है, इसीलिए ब्लैक मेंटा भी अपने टीम
टीम के साथ अंडर वाटर सूट पहनकर समुद्र में उतर जाता है, जहाँ वो उस खोए हुए राज्य के किले और उसके हिस्से को और भी अच्छे से देख पाते हैं। उन्हें वहाँ बर्फ में जमी हुई कोडेस के शैतान भी नजर आते हैं। अब वहाँ पर वो जाइंट मॉन्स्टर एक बार फिर से आ जाता है, जो ब्लैक मेंटा और उसके लोगों पर हमला करना स्टार्ट कर देता है। वो जाइंट मॉन्स्टर ब्लैक मेंटा पर भी हमला कर देता है, जिससे ब्लैक मेंटा दूर जाकर गिरता है। इस दौरान ब्लैक मेंटा देखता है कि सामने कुछ टूटे हुए शिप पड़े थे और साथ ही उसे सामने एक टूटा हुआ ट्राइडेंट भी दिखाई देता है। ब्लैक मेंटा उस टूटे हुए ट्राइडेंट को अपने हाथों में उठा लेता है, जो कोडेस का ब्लैक ट्राइडेंट था। वो उस ट्राइडेंट के दोनों हिस्सों को आपस में मिलाता है तो ब्लैक मेंटा को एक विजन आता है, जिसमें उसे कोडेस दिखाई देता है, जो उसे बताता है कि अगर तुम मुझे आजाद करोगे तो मैं तुम्हें इतनी ताकत दूंगा कि तुम अपने पिता की मौत का बदला ले पाओगे और उस आर्थर को मार पाओगे जिसने तुम्हारे पिता का कत्ल किया। उसने तुमसे एक चीज छीनी, पर तुम उसका सच छीन लेना, जिससे उसके सभी लोग मारे जाएंगे और उसका राज्य भी तुम्हारे सामने घुटने टेक देगा। ब्लैक मेंटा को जब होश आता है तो इस विजन की वजह से काफी डरा हुआ था। स्टीवन उसे शांत करता है, पर ब्लैक मेंटा अब उस ब्लैक ट्राइडेंट की काली शक्तियों के काबू में आ चुका था। वो उस ट्राइडेंट को पाकर काफी खुश होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि न्यूज चैनलों पर दिखाया जा रहा था कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से लगातार ग्लेशियर पिघल रहे हैं और समुद्री जल स्तर बढ़ रहा है, जो दुनिया के लिए एक बड़ी मुसीबत है। मेरा आर्थर के पास आकर उसे बताती है कि अटलांटिस में एक बार फिर से महामारी फैलने लगी है। आर्थर ये सुनकर जल्दी से अटलांटिस पहुंच जाता है, जहां पर बड़े अधिकारियों की टीम आर्थर को बताती है कि अटलांटिस के 9th ट्राइब और मछुआरों के इलाकों में एक बार फिर से महामारी फैल रही है और ये महामारी इंसानों द्वारा समुद्र में फैलाई गई गंदगी, कार्बन डाइऑक्साइड और जहरीली काई की वजह से फैल रही है। आर्थर बड़े अधिकारियों की टीम से कहता है कि हमें इंसानों के साथ मिलकर काम करना होगा और उनके साथ अपनी टेक्नोलॉजी और मशीनों को साझा करना चाहिए, तभी हम इस प्रॉब्लम का सामना कर सकते हैं। आर्थर ये भी कहता है कि जब इंसानों को हमारे बारे में पता ही नहीं है तो हम इस मुद्दे को किस तरह उठा सकते हैं। अब समय आ गया है कि अटलांटिस के लोग चुप कर ना रहे, क्योंकि अब दुनिया छोटी हो रही है और हमारे पुराने रिवाज हमें ज्यादा देर तक बचा कर नहीं रख सकते। इस पर सुप्रीम लीडर आर्थर पर गुस्सा होते हुए उससे कहती है कि क्या तुम उन इंसानों का साथ देना चाहते हो जिन्होंने तुमसे उन लोगों को छीन लिया जिनको तुम चाहते थे। दरअसल सुप्रीम लीडर और उनकी टीम इंसानों पर हमला करके उन्हें समुद्र में गंदगी फैलाने और ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ने से रोकना चाहती थी, लेकिन आर्थर ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि इंसानों पर हमला करे। अगले सीन में हम आर्थर को अपने घर में देखते हैं, जहाँ पर वो अपने बेबी को सुलाने के बाद अपने डेड से बातें करता है और उनसे कहता है कि आज कई राज्य मेरी मदद कर रहे हैं, लेकिन फिर भी छोटे बेबी को संभालना मुश्किल लग रहा है, तो आपने अकेले मुझे कैसे संभाला? असली हीरो तो आप है। इस पर आर्थर के डेड उसे कहते हैं कि असली हीरो वो होता है जो कभी हार नहीं मानता। आर्थर अपने डेड से अपनी प्रॉब्लम भी बताता है कि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि वो अटलांटिस की समस्याओं को खत्म कैसे करे, क्योंकि आधा अटलांटिस तो जमीन पर हमला करने के बारे में सोच रहा है। अगले सीन में हम ब्लैक मेंटा को अपनी टीम के साथ एक बड़ी सी सबमरीन में अटलांटिस शहर की तरफ बढ़ते हुए देखते हैं। डॉक्टर स्टीफन की बातों से हमें पता चलता है कि उन्होंने टेंटिकल वाले मॉन्स्टर से फाइट के दौरान मिले शिप और मशीनों को मॉडिफाइड करके उनका इस्तेमाल कर रहे थे। और हैरानी की बात तो ये थी कि काफी पुराने होने के बाद भी वो मशीनें काम कर रही थी। ब्लैक मेंटा वहाँ पर और कैल्शियम फ्यूल हासिल करने के लिए आया था, जिसे अटलांटिस वासियों ने समुद्र में अलग अलग जगहों पर स्टोरेज वॉल्यूम में स्टोर करके रखा था, क्योंकि अटलांटिस के पुराने शिप और मशीनों को चलाने के लिए और कैल्शियम फ्यूल की जरूरत थी। इसीलिए ब्लैक मेंटा किसी भी तरह कड़ी सुरक्षा होने के बावजूद भी और कैल्शियम को चुराना चाहता था। ब्लैक मेंटा को यह सब कोडेक्स से पता चला था। ब्लैक मेंटा अपने दो साथियों के साथ समुद्र में मिले छोटे सबमरीन में बैठकर और कैल्शियम को हासिल करने के लिए निकल पड़ता है। ब्लैक मेंटा बड़ी चालाकी से अपने दोनों साथियों के साथ अटलांटिस के स्टोरेज वॉल में पहुंच जाता है और वहां से और कैल्शियम को चुराकर अपने शिप में लोड करने लगता है। लेकिन अटलांटिस की सेना को भी उनके वहां होने के बारे में पता चल गया था, इसीलिए बाहर निकलने के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और अटलांटिस के सैनिक ब्लैक मेंटा को सरेंडर करने के लिए कहते हैं। ये सब देखकर ब्लैक मेंटा अपनी टीम को किसी भी तरह खुद को वहाँ से बाहर निकालने के लिए कहता है। ब्लैक मेंटा के ऑर्डर को फॉलो करते हुए उसके सभी साथी भी अपनी बड़ी सबमरीन के साथ एटलांटिस सिटी में एंटर कर जाते हैं।
डॉक्टर स्टीफन अपनी आंखों से अटलांटिस शहर को देखकर पूरी तरह से हैरान थे, क्योंकि वो काफी खूबसूरत शहर था। अब अटलांटिस की सेना ब्लैक मेंटा की सबमरीन पर हमला करना स्टार्ट कर देती है, लेकिन उनके हमले से ब्लैक मेंटा की सबमरीन पर कोई भी असर नहीं होता, क्योंकि इस समय सबमरीन में पावरफुल प्रोटेक्शन शील्ड एक्टिवेट थी। इसके बाद ब्लैक मेंटा के साथी पावरफुल सोनिक वेव से अटलांटिस के सैनिकों पर हमला करते हैं और उन्हें मार गिराते हैं। पावरफुल सोनिक वेव के सामने अटलांटिस के सैनिक टिक नहीं पा रहे थे और ब्लैक मेंटा के सोल्जर अटलांटिस में चारों तरफ तबाही मचाना स्टार्ट कर देते हैं। अब देखते ही देखते वहाँ पर मेरा भी अटलाना के साथ आ जाती है, लेकिन फाइट के दौरान अटलाना घायल हो जाती है और मेरा अकेले ही ब्लैक मेंटा और उसकी टीम से फाइट करती है। ब्लैक मेंटा अटलांटिस के ट्रेवल रूट में छोटे शिप को डिस्ट्रॉय करके वहाँ से भागने की कोशिश करता है, तो मेरा अपने मैजिकल पावर की मदद से ब्लैक मेंटा को पानी के एक टोर्नेडो में कैद कर देती है, जिसकी वजह से ब्लैक मेंटा की शिप चट्टान से टकराकर क्रैश हो जाती है। मेरा इसके बाद ब्लैक मेंटा की शिप का ग्लास तोड़कर उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन ब्लैक मेंटा ने अब अपने पावर सूट को ठीक कर लिया था, इसीलिए वो लेजर बीम से मेरा के ऊपर हमला कर देता है, जिससे मेरा दूर जाकर गिरती है और बुरी तरह से घायल हो जाती है। ब्लैक मेंटा इसके बाद अपनी शिप से बाहर आ जाता है और मेरा को मारने के लिए ब्लैक ट्राइडेंट को जोड़कर मेरा के ऊपर हमला करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर आर्थर आ जाता है, जो ब्लैक मेंटा को एक जोरदार पंच मारकर दूर फेंक देता है और ब्लैक मेंटा को अपनी वाइफ से दूर रहने के लिए कहता है। ब्लैक मेंटा ये सुनकर आर्थर से कहता है कि तुमने अपने भाई से राजगद्दी के साथ साथ उसकी होने वाली पत्नी भी छीन ली, वास्तव में तुम काफी गिरे हुए हो। वो दोनों फाइट करने लगते हैं, पर स्टीफन ब्लैक मेंटा को बताता है कि अटलांटिस की सेना लगातार उनकी तरफ बढ़ रही है, इसीलिए जल्द से जल्द उन्हें वहाँ से निकालना होगा। ब्लैक मेंटा ये सुनकर अटलांटिस में चलने वाली एक पब्लिक ट्रेन को उसके ट्रैक से नीचे उतार देता है और अपनी शिप की तरफ भागने लगता है। आर्थर को न चाहते हुए भी ब्लैक मेंटा को छोड़कर सबसे पहले उस ट्रेन को क्रैश होने से बचाना पड़ता है। पब्लिक ट्रेन को बचाने के बाद आर्थर ब्लैक मेंटा को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन अब तक ब्लैक मेंटा अपने सबमरीन में आ गया था और वो सोनिक वेव से आर्थर पर हमला करने के लिए कहता है। आर्थर भी सोनिक वेव के हमले के सामने टिक नहीं पाता और दूर जाकर गिरता है, जिससे ब्लैक मेंटा अटलांटिस से और केलकम चुराकर भागने में कामयाब हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि अटलांटिस के हाई रैंकिंग ऑफिसर्स की टीम अटलांटिस में हुई सारी तबाही का जिम्मेदार आर्थर को मान रही थी, क्योंकि आर्थर की गैर मौजूदगी में अटलांटिस की शाही गद्दी ज्यादातर समय खाली रहती थी और आर्थर के जमीनी दुश्मनों ने अटलांटिस में आकर तोड़फोड़ की थी और चारों तरफ तबाही मचाई थी। आर्थर मेरा के पास जाता है, जो ब्लैक मेंटा के हमले से बुरी तरह से घायल हो गई थी। आर्थर इसके बाद अपनी मोम और किंग नेहरू से मिलता है, जो आर्थर को बताते हैं कि हमने सदियों पहले ओरिकेलकम फ्यूल को समुद्र के अलग अलग स्टोरेज वॉल्व में स्टोर करके रख दिया था, क्योंकि उनमें से निकलने वाली जहरीली गैसें पृथ्वी के लिए काफी खतरनाक है और जब तक हमें इसके बारे में मालूम नहीं था, हम भी ओरिकेलकम के इस्तेमाल से समुद्र को जहरीला बना रहे थे। आर्थर को यहाँ पर यह भी पता चलता है कि ब्लैक मेंटा पिछले 6 महीनों से ओरिकेलकम की चोरी कर रहा था और इस बार वो पकड़ा गया। सारी बातें सुनकर आर्थर समझ जाता है कि ब्लैक मेंटा के ओरिकेलकम का इस्तेमाल करने की वजह से ही पृथ्वी का तापमान तेजी से बढ़ रहा है और महामारियां फैल रही है, लेकिन किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ब्लैक मेंटा ओरिकेलकम का इस्तेमाल करके पृथ्वी को गर्म क्यों कर रहा है। अब आर्थर किसी भी तरह ब्लैक मेंटा को पकड़ना चाहता था, लेकिन उसे ब्लैक मेंटा की लोकेशन के बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसीलिए अपने भाई ओम से मदद लेने का डिसाइड करता है, क्योंकि ओम ब्लैक मेंटा को जानता था और उन दोनों ने साथ में काम किया था। आर्थर की बात सुनकर अटलाना उसे ऐसा करने से सासा मना कर देती है, क्योंकि ओम को मछुआरे राज्य के लोगों ने कैद कर रखा था, इसीलिए अगर उन्हें पता चल गया कि अटलांटिस के राजा ने ओम को उनकी कैद से आजाद किया है, तो दोनों राज्यों के बीच युद्ध हो सकते थे और सारे साम्राज्य बिखर सकते हैं। साथ ही अटलांटिस के हाई रैंकिंग ऑफिसर्स आज भी ओम को ही अटलांटिस का सच्चा राजा मानते थे, इसीलिए आर्थर से उसकी राजगद्दी भी छीनी जा सकती
सकती थी। इस पर आर्थर कहता है कि तब आप मुझे पकड़े जाने से बचाइए। आर्थर की बात मानकर किंग नेरुस उसे बताते हैं कि मछुआरे साम्राज्य ने ओर्म को रेगिस्तान के नीचे एक खतरनाक जेल में कैद करके रखा है, क्योंकि उनका मानना है कि समुद्र से कोई भी रेगिस्तान पार करके वहां जाने की हिम्मत नहीं करेगा। जेल में खून के प्यासे राक्षस ओर्म की पहरेदारी करते हैं, जहाँ पर वो ओर्म को सिर्फ उतना ही पानी देते हैं जिससे वो जिंदा रह सके। इसीलिए तुम्हें ओर्म काफी कमजोर हालत में मिलेगा। इस मिशन के लिए आर्थर को एक स्पेशल सूट दिया जाता है जो कुछ समय के लिए रेगिस्तान में गायब हो सकता था, और साथ ही कम्युनिकेशन के लिए आर्थर के साथ एक खास ऑक्टोपस को भी भेजा जाता है जो इस मिशन में आर्थर का साथ देगा। आर्थर उस ऑक्टोपस के साथ रेगिस्तान के काफी नीचे मौजूद उस खतरनाक जेल में पहुंच जाता है जहां पर ओर्म को कैद करके रखा गया था। अब मछुआरे राक्षस पर ओर्म को जेल में टॉर्चर कर रहे होते हैं तो आर्थर का साथी ऑक्टोपस जेल का दरवाजा खोल देता है, जिससे आर्थर जेल के अंदर आ जाता है और राक्षसों को बुरी तरह से मारकर ओर्म को अपने साथ चलने के लिए कहता है। ओर्म आर्थर के साथ जाने से साफ साफ मना कर देता है, लेकिन जब आर्थर ओर्म को बताता है कि ब्लैक मेंटा पूरी दुनिया को तबाह करना चाहता है और उसे रोकने में मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, तो ओर्म आर्थर के साथ जाने के लिए राजी हो जाता है। इसके बाद वो दोनों जेल से बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर आर्थर अपने इनविजिबल सूट की मदद से दो राक्षसों को मारकर उनके अजीब क्रिएचर माउंट को हासिल कर लेता है। और इसके बाद आर्थर और ओर्म उन खतरनाक जीवों पर बैठकर वहाँ से भागने लगते हैं, क्योंकि अब और भी राक्षस उन्हें मारने के लिए उनके पीछे आ रहे थे। वो खतरनाक जीव जमीन के अंदर सुरंग खोदकर एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते थे, इसीलिए वो कुछ ही समय में आर्थर और ओर्म को जमीन में सुरंग खोदते हुए रेगिस्तान के ऊपर ले आते हैं। रेगिस्तान के ऊपर आने के बाद ओर्म तेजी से समुद्र की तरफ बढ़ने लगता है, क्योंकि वो कई सालों से प्यासा होने की वजह से काफी कमजोर हो गया था। इस दौरान आर्थर अकेले ही राक्षसों का सामना करता है। समुद्र का पानी पीने के बाद ओर्म पहले की तरह ताकतवर बन जाता है और राक्षसों को बहुत ही बुरी तरह से मारता है। अब राक्षसों की एक सेना उन्हें मारने के लिए उनकी तरफ बढ़ रही थी, इसीलिए ओर्म आर्थर और ऑक्टोपस के साथ वहाँ से अटलांटिस की तरफ निकल पड़ता है। अटलांटिस में आने के बाद ओर्म आर्थर के साथ ब्लैक मेंटा को ढूंढने के लिए जाता है, और इस दौरान वो आर्थर से पूछता है कि आखिर ब्लैक मेंटा इतना कैसे बदल गया कि बिना किसी शर्त के पूरी दुनिया को तबाह करना चाहता है। अगले सीन में हम डॉक्टर स्टीफन को देखते हैं, जो ये देखकर काफी परेशान थे कि ब्लैक मेंटा चुराए गए और ये कैल्कम का इस्तेमाल नहीं कर रहा था, बल्कि उन्हें वोल्केनो में जलाकर प्रदूषण फैला रहा था, जिससे आसपास की हवा जहरीली हो रही थी और धरती का तापमान तेजी से बढ़ रहा था। डॉक्टर स्टीफन ये सभी नहीं चाहते थे, इसीलिए वहाँ से भागना चाहता था, पर मेंटा उसे वहाँ से जाने नहीं दे रहा था। और कैल्कम की जहरीली हवा की वजह से आसपास के पेड़ पौधे भी खतरनाक और मांसाहारी बन गए थे। वहीं दूसरी तरफ ओर्म आर्थर को लेकर एक ऐसी जगह पर जाता है जहाँ पर पुराने और टूटे हुए जहाजों के मलबे से एक राज्य बना हुआ था। वो जगह समुद्री पायरेट्स का अड्डा था। ओर्म आर्थर को पायरेट्स किंग के पास ले जाता है, क्योंकि पायरेट्स किंग को जरूर ब्लैक मेंटा के ठिकाने के बारे में पता होगा। पायरेट्स किंग आर्थर को ब्लैक मेंटा का ठिकाना बताने से साफ साफ मना कर देता है और आर्थर के साथ काफी बदतमीजी भी करता है, जिससे आर्थर को बहुत गुस्सा आता है और वहाँ एक गार्ड को मारते हुए पायरेट्स किंग को भी बहुत ही बुरी तरह से मारता है और पायरेट्स किंग से ब्लैक मेंटा की लोकेशन का पता हासिल कर लेता है। पायरेट्स किंग ने आर्थर को बताया था कि इस समय ब्लैक मेंटा एक आइलैंड पर रहता है जिस पर एक वोल्केनो भी मौजूद है। कुछ समय पहले वहाँ की जमीन पूरी तरह से बंजर थी, लेकिन अचानक से वो अब हरी भरी हो चुकी है। ब्लैक मेंटा का लोकेशन पता करने के बाद आर्थर ओर्म के साथ वहाँ से निकल जाता है। अगले सीन में हम ब्लैक मेंटा को कोडेक्स से बात करते हुए देखते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर डॉक्टर स्टीफन आ जाता है, जिसकी वजह से ब्लैक मेंटा कोडेक्स से बात करना बंद कर देता है, जिससे कोडेक्स गायब हो जाता है। ब्लैक मेंटा स्टीफन को वहाँ देखकर बहुत गुस्सा होता है और अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लेता है। डॉक्टर स्टीफन भी ये देखकर समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। अगले सीन में हम आर्थर और ओर्म को देखते हैं, जो उस आइलैंड पर पहुंच जाते हैं जिस पर ओर्म सभी से छुपकर और कैल्कम को जलाकर प्रदूषण फैला रहा था, ताकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बर्फ में कैद कोडेक्स और उसकी सेना आजाद हो सके। आइलैंड पर आर्थर और ओर्म देखते हैं कि वहाँ की तितलियाँ काफी बड़ी थी, लेकिन जब वो बटरफ्लाई फ्लावर पर बैठती है तो फ्लावर उस बटरफ्लाई को निकल जाता है, क्योंकि एक मांसाहारी फ्लावर था। ये सब ओरिकेल्कम के जहरीले गैस की वजह से हुआ था। यह देखकर वो दोनों हैरान होते
जाते हैं। थोड़ा आगे बढ़ने पर आर्थर और ओम देखते हैं कि एक रेड काफी बड़ा हो गया था जिसे जायंट टिड्डे खा रहे थे। वो अब आर्थर और ओम को भी देख लेते हैं और उन्हें मारने के लिए उनका पीछा करने लगते हैं। आर्थर और ओम भागते हुए एक गहरी खाई के पास पहुंच जाते हैं, जहां पर आर्थर अटलांटिस किंग के स्टेचू को नीचे गिराकर खाई के ऊपर एक पुल बना देता है, जिस पर से होते हुए आर्थर और ओम खाई को पार करके उस पार पहुंच जाते हैं। आर्थर इसके बाद स्टेचू को खाई से नीचे गिरा देता है, जिसे जायंट टिड्डे खाई पार नहीं कर पाते और वो दोनों उनके हमले से बच जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर स्टीफन जब कुछ जरूरी काम से ब्लैक मेंटा के रूम में जाते हैं तो ब्लैक मेंटा वहाँ पर नहीं था। डॉक्टर स्टीफन ब्लैक मेंटा के कमरे में टूटे हुए ट्राइडेंट को देखकर उसे अपने हाथों में उठा लेता है, जिससे डॉक्टर स्टीफन को एक विजन आता है जिसमें वो सारे बर्फ के ग्लेशियर की वजह से पिघलने के कारण कोडेक्स और उसकी शैतानी सेना को वापस से जिंदा होते हुए देखता है। डॉक्टर स्टीफन इससे बहुत डर जाता है और अब वहाँ पर ब्लैक मेंटा भी आ गया था। ब्लैक मेंटा डॉक्टर स्टीफन से कहता है कि मैं अपने डेड का बदला लेने के लिए इस पूरी दुनिया को जलाकर राख कर दूंगा। ब्लैक मेंटा की बात सुनकर डॉक्टर स्टीफन काफी डर जाता है और कमरे से बाहर आ जाता है। इसके बाद हम आर्थर और ओम को देखते हैं जो सभी से छुपते हुए ब्लैक मेंटा के हेडक्वार्टर में घुस जाते हैं, जहाँ पर वो गार्ड को मारकर अंदर आकर देखते हैं कि किस प्रकार ब्लैक मेंटा के कहने पर उसके लोग ओरिकेलकम को जलाकर प्रदूषण फैला रहे थे। अब अगले ही पल वहाँ पर डॉक्टर स्टीफन भी आ जाता है, जो गेट बंद करके उनके सामने सरेंडर कर देता है और कहता है कि मुझे अपने साथ ले चलो। पर आर्थर उसे दुश्मन समझ रहा था, इसीलिए ओम उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है तो स्टीफन कहता है कि मैं बुरा नहीं हूँ, मैं ये सब नहीं चाहता था, मैं तो बस अपनी आंखों से अटलांटिस को देखना चाहता था, क्योंकि मैं एक साइंटिस्ट हूँ। मैं बस अटलांटिस को सबसे पहले खोजकर दुनिया में अपनी इज्जत कमाना चाहता था, पर ब्लैक मेंटा ने मुझे फंसाया है और वो मुझे यहाँ से बाहर जाने भी नहीं दे रहा। आर्थर उसकी बात मान लेता है और उसे कहता है कि मुझे ब्लैक मेंटा के बारे में सब कुछ बताओ कि वो इतना पावरफुल कैसे हो गया। तो उसे ब्लैक ट्राइडेंट के बारे में बताने लगता है कि उसकी वजह से ब्लैक मेंटा को काली शक्तियाँ मिली है। पर तभी वहाँ एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, क्योंकि ब्लैक मेंटा के असिस्टेंट ने उनके ऊपर अटैक कर दिया था, जिससे आर्थर और ओम नीचे आकर गिर जाते हैं। ब्लैक मेंटा के असिस्टेंट अपने सबमरीन शिप में बैठकर बड़े बड़े टेंटिकल से आर्थर और ओम के ऊपर हमला करने लगती है। उनके बीच में एक खतरनाक फाइट होती है और ब्लैक मेंटा के असिस्टेंट को उसकी एडवांस सबमरीन के साथ हराना काफी ज्यादा मुश्किल था, इसीलिए ओम सबसे पहले मेटल की रिंग से ब्लैक मेंटा के असिस्टेंट पर हमला करके उसके सबमरीन के सारे टेंटिकल को आपस में बांध देता है। जिस मौके का फायदा उठाकर आर्थर उसके ऊपर हमला करके उसे हरा देता है। अब वहाँ पर ब्लैक मेंटा भी आ जाता है। ब्लैक मेंटा को अपने सामने देखकर ओम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उसे लड़ने लगता है, लेकिन ब्लैक मेंटा के एक ही पंच से वो आर्थर के पास आकर गिरता है। इसके बाद आर्थर और ब्लैक मेंटा के बीच में एक खतरनाक फाइट होने लगती है। फाइट के दौरान ओम जब ब्लैक मेंटा के टूटे हुए ट्राइडेंट को अपने हाथों में उठाकर उन्हें आपस में जोड़ने की कोशिश करता है, तो उसे भी एक विजन आता है जिसमें वो उस टूटे हुए ट्राइडेंट के इतिहास को देख लेता है और काफी डर जाता है। इस दौरान ब्लैक मेंटा अपने लेजर बीम से ओम पर हमला कर देता है, जिससे ओम पूरी तरह से घायल हो जाता है। आर्थर ये देखकर गुस्से में ब्लैक मेंटा को मारने के लिए उसके ऊपर हमला कर देता है और वो दोनों लड़ते हुए ओशियन में आ जाते हैं। अब तक वहाँ पर किंग नेरूस भी अपनी सेना के साथ आ गए थे, जो उस वोल्केनो पर मिसाइल से हमला करके उसे डिस्ट्रॉय करने लग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ ब्लैक मेंटा और आर्थर के बीच में एक खतरनाक फाइट होती है, जिसमें आर्थर पूरी तरह से ब्लैक मेंटा के ऊपर हावी था। खुद को हारता देखकर ब्लैक मेंटा अपनी सबमरीन और साथियों के साथ वहाँ से भागने लगता है। ब्लैक मेंटा को मारने के लिए आर्थर उसके पीछे जाता है, लेकिन वो सबमरीन के सुपरसोनिक वेव के सामने टिक नहीं पाता और दूर जाकर गिरता है, जहाँ पर वो वोल्केनो से दूर गिरने वाली बड़ी चट्टानों के नीचे दब गया था। लेकिन अब वहाँ पर मेरा भी आ गई थी। वो अपनी मैजिकल पावर की मदद से चट्टान को आर्थर के ऊपर से हटाकर उसकी जान बचाती है। मेरा अब पूरी तरीके से ठीक हो चुकी थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि अटलाना उसकी मदद के लिए किंग नेरूस और साथी साम्राज्य के कुछ योद्धाओं के साथ वहाँ पहुँच चुकी थी। ओर्म भी अब पहले से काफी ठीक था। ओर्म सभी को बताता है कि उसने अपने विजन में खोए हुए साम्राज्य को देखा। किंग नेरूस को ओम की बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। आर्थर अपनी मॉम से इसके बारे में पूछता है, क्योंकि उसे सातवें साम्राज्य के बारे में कुछ भी नहीं पता था। इस पर अटलाना आर्थर को बता
बताती है कि अटलांटिस के समुद्र में डूबने से पहले एक सातवां साम्राज्य भी हुआ करता था, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि इतिहास से उसका नामो निशान मिटा दिया गया और अब कोई भी उस सातवें साम्राज्य के बारे में कुछ नहीं जानता। इस पर ओम सभी को बताता है कि उस सातवें साम्राज्य का नाम नेक्रेस था। नेक्रेस साम्राज्य ओरिकेलकम के इस्तेमाल की वजह से काफी पावरफुल बनता जा रहा था, लेकिन इस दौरान वो समुद्र के साथ साथ हवा और जमीन को भी जहरीला बना रहे थे। ओरिकेलकम पूरी तरह से नेक्रेस साम्राज्य के राजा कोडेस के ऊपर हावी था, इसीलिए उसने काली शक्तियों से एक ब्लैक टाइडेंट बनाया और अपने ही भाई पर हमला कर दिया, पर एडलन ने उसे हरा दिया और अपने खून से उसे बर्फ में सील कर दिया। इसके बाद इतिहास से नेक्रेस साम्राज्य के नाम को हमेशा के लिए मिटा दिया गया, इसीलिए आज कोई भी नेक्रेस साम्राज्य के बारे में नहीं जानता। और अब कोडेक्स ब्लैक मेंटा की मदद से ओरिकेलकम को जलाकर प्रदूषण फैला रहा है ताकि वो ग्लेशियर को पिघलाकर अपनी शैतानी सेना को आजाद कर सके। ओम की बात सुनकर सभी समझ जाते हैं कि कोडेक्स को आजाद होने के लिए राजा एडलन के खून की जरूरत होगी, और इस समय राजा एडलन का खून आर्थर, ओर्म और अटलाना की रगों में दौड़ रहा था। आर्थर ये सब बातें सुनकर समझ जाता है कि जमीन पर उसके बेटे को खतरा है, क्योंकि आर्थर के बेटे के अंदर ही शाही खून दौड़ रहा था। अगले सीन में हम जमीन पर आर्थर के डेड को देखते हैं, जो घर पर आर्थर के बेटे के साथ अकेले होते हैं और टीवी पर न्यूज देख रहे होते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। तभी वहाँ पर ब्लैक मेंटा आ जाता है, जो आर्थर के डेड को मारकर उसके बेटे को अपने साथ ले जाता है। कुछ समय बाद जब आर्थर अपनी फैमिली के साथ अपने घर पहुँचता है तो वो देखता है कि उसका शक बिल्कुल सही था, क्योंकि ब्लैक मेंटा ने आर्थर का घर जला दिया था और उसके बेटे को अपने साथ ले गया था। आर्थर के डेड बुरी तरह से घायल थे, लेकिन वो अभी भी जिंदा थे। अटलाना अपने पति का इलाज करती है, लेकिन आर्थर और मेरा अपने बेटे को खोकर काफी ज्यादा दुखी और गुस्से में थे, क्योंकि वो किसी भी तरह अपने बेटे को वापस पाना चाहते थे। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर स्टीफन जब देखता है कि ब्लैक मेंटा आर्थर के छोटे बेटे को भी मारना चाहता है, तो आर्थर की मदद के लिए एक सिग्नल भेजते हैं ताकि आर्थर को ब्लैक मेंटा के लोकेशन के बारे में पता चल सके। ब्लैक मेंटा के लोकेशन का पता चलने के बाद आर्थर और मैं, मेरा और अपनी सेना के साथ ब्लैक मेंटा पर हमला करने के लिए निकल पड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ ब्लैक मेंटा अपनी बड़ी सबमरीन से बाहर निकलकर छोटी छोटी टेंटिकल वाली सबमरीन में बैठकर डॉक्टर स्टीफन और आर्थर के बेटे के साथ नेक्रेस साम्राज्य की तरफ निकल पड़ता है, क्योंकि बर्फ के पिघलने की वजह से अब नेक्रेस साम्राज्य में जाना काफी आसान हो गया था। ब्लैक मेंटा एक मिसाइल से सामने के ग्लेशियर को तोड़कर अंदर घुस जाता है। वहीं दूसरी तरफ ब्लैक मेंटा के असिस्टेंट अपनी सबमरीन के सोनिक वेव गन को चार्ज करके आर्थर पर हमला करने का प्लान बना रही थी, लेकिन इस दौरान आर्थर अपनी पावर की मदद से वहाँ बहुत सारे शार्क और व्हेल मछलियों को बुला लेता है, जो आर्थर के कहने पर अपने नेचुरल सोनिक वेव से सबमरीन पर हमला करने लगती है। ब्लैक मेंटा की सबमरीन सारी मछलियों के सोनिक वेव को एक साथ सहन नहीं कर पाती और ब्लास्ट हो जाती है, जिससे ब्लैक मेंटा के असिस्टेंट और उसके सारे साथी मारे जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ ब्लैक मेंटा डॉक्टर स्टीफन के साथ नेक्रेस साम्राज्य में पहुंच गया था। आर्थर भी अब तक अपने साथियों के साथ नेक्रेस साम्राज्य में पहुंच चुका था, जहां पर उनका सामना राजा कोडेक्स की राक्षसी सेना से होता है और आर्थर अपने साथियों के साथ मिलकर बहादुरी से उनसे लड़ता है और वो सभी उन्हें मारने लग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ ब्लैक मेंटा डॉक्टर स्टीफन के साथ कोडेक्स के महल में पहुंच जाता है, जहां पर कोडेक्स बर्फ के अंदर कैद था। ब्लैक मेंटा आर्थर के बेटे को जान से मारकर उसके शाही खून से सील को तोड़कर कोडेक्स को आजाद करना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ आर्थर और मैं और किंग नेरूस जब महल की तरफ बढ़ रहे होते हैं, तो इस दौरान महल की ऊंची बिल्डिंग पर चढ़ते हुए एक मॉन्स्टर अपने लंबे टेंटिकल से किंग नेरूस पर हमला कर देता है और उन्हें अपनी तरफ नीचे खींचने लगता है। किंग नेरूस को मुसीबत में देखकर और उस जायंट मॉन्स्टर के टेंटिकल को काटकर किंग नेरूस को बचा लेता है। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर स्टीफन ब्लैक मेंटा को आर्थर का बेटा नहीं देता और उसके साथ वहाँ से भागने लगता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि ब्लैक मेंटा आर्थर के छोटे बेटे को जान से मार डाले। अब आर्थर भी अपने साथियों और अपने सैनिकों के साथ डार्क आर्मी से लड़ते हुए कोडेक्स की महल में आ गया था। आर्थर अपने साथियों के साथ मिलकर डार्क आर्मी से लड़ता है और उन्हें काफी बुरी तरह से मारता है। महल में आने के बाद वो अंदर आने के दरवाजे को बंद कर देते हैं ताकि डार्क आर्मी अंदर न आ सके। वहीं दूसरी तरफ ब्लैक मेंटा ने गुस्से में डॉक्टर स्टीफन पर हमला कर दिया था और वो आर्थर के बेटे को मारने वाला था कि तभी
तभी अपने बेटे की आवाज सुनकर आर्थर वहां जाता है, जो ब्लैक मेंटा पर हमला करके उसे बुरी तरह से मारता है। अब आर्थर और ब्लैक मेंटा के बीच में एक खतरनाक फाइट होती है, जिसमें ब्लैक मेंटा आर्थर पर भारी पड़ रहा था और वो ब्लैक ट्राइडेंट से आर्थर को मारने वाला था कि तभी वहां पर मेरा आ जाती है, जो ब्लैक मेंटा पर अपनी शक्तियों से हमला करके उसे दूर फेंक देती है। मेरा और आर्थर अपने बेटे से मिलकर बहुत खुश होते हैं। वहीं दूसरी तरफ अब ब्लैक मेंटा का सूट पूरी तरह से डैमेज हो चुका था, इसीलिए वो अपने सूट को बाहर निकाल देता है और ब्लैक ट्राइडेंट से मेरा के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन बीच में ओम ब्लैक ट्राइडेंट को पकड़ लेता है, जिससे मेरा की जान तो बच जाती है। लेकिन ब्लैक ट्राइडेंट छूने की वजह से अब ओम पूरी तरह से कोडेस के कंट्रोल में था। कोडेस ओम को भड़काने लगता है और आर्थर को मारकर खुद एटलांटिस का राजा बनने के लिए कहता है और आर्थर पर हमला करके उसे बुरी तरह से मारता है। और इस दौरान आर्थर का शाही खून नीचे महल के फर्श पर गिरने से सील टूट जाती है और कोडेस जेल से आजाद हो जाता है। आर्थर ये देखकर किसी तरह ओर्म को पुरानी बातें याद दिलाकर होश में लाता है, जिसके बाद आर्थर के कहने पर ओम ब्लैक ट्राइडेंट को छोड़ देता है और आर्थर उस ब्लैक ट्राइडेंट से कोडेस के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन कोडेस ब्लैक ट्राइडेंट को अपने हाथों से पकड़ लेता है। अब क्योंकि ओर्म भी होश में आ चुका था, इसलिए वो आर्थर को भी उसका ट्राइडेंट दे देता है। आर्थर ट्राइडेंट को कोडेस की तरफ फेंकता है, जिससे वो ट्राइडेंट ब्लैक ट्राइडेंट को बीच में से तोड़ता हुआ कोडेस को जाकर लगता है और उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। कोडेस की मौत के बाद वो पूरी जगह गिरने लगती है। महल के नीचे जमीन में धंसने की वजह से ब्लैक मेंटा नीचे खाई में गिरने वाला था, इसीलिए आर्थर उसे ऊपर आने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है। लेकिन ब्लैक मेंटा आर्थर का हाथ पकड़ने से साफ साफ मना कर देता है और नीचे खाई में गिरने की वजह से मारा जाता है। आर्थर इसके बाद ओम के साथ उस जगह से बाहर निकल जाता है और ऊपर सरफेस पर आ जाता है, जहाँ पर मेरा और आर्थर का बेटा पहले से ही उसका इंतजार कर रहे थे। आर्थर अपने बेटे से मिलकर बहुत खुश होता है और डॉक्टर स्टीफन को भी बचा लिया गया था। आर्थर ओम से कहता है कि तुम्हें अब वापस जेल जाने की कोई जरूरत नहीं है और हम तुम्हें वापस मछुआरों की सेना के हवाले नहीं करेंगे और सभी को ये बताएंगे कि तुम इस युद्ध में मारे गए, जिससे तुम इंसानी दुनिया में अपनी जिंदगी जी सकते हो। और मुझसे खुश होता है। आर्थर इसके बाद सारी दुनिया के सामने अपने साम्राज्य अटलांटिस की आइडेंटिटी रिवील कर देता है और सभी देशों के साथ अपनी टेक्नोलॉजी शेयर करके दुनिया में आने वाली मुसीबतों का एक साथ मिलकर सामना करने का फैसला करता है। आर्थर के विचार और उसके सदियों से छुपे हुए साम्राज्य अटलांटिस के बारे में जानकर दुनिया के सभी लोग काफी खुश थे। फिर अब हम पोस्ट क्रेडिट सीन में ओम को देखते हैं, जो पहली बार समुद्र से बाहर आकर किसी रेस्टोरेंट में खाना खा रहा था और बर्गर में कॉकरोच डाल लेता है, जिससे उसे बर्गर बहुत अच्छा लगता है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो